तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो साइंस का ये क्लास 7 का JCRT है और पार्ट 3 हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो हम लोग का ये है आज का चैप्टर का नाम है वो है जल अनमोल संसाधन। जल क्या है? एक अनमोल संसाधन। वाटर एक वैल्यूएबल रिसोर्स। वैल्यूएबल मतलब बहुत अनमोल और रिसोर्स मतलब संसाधन। तो इसको हम लोग इसके लिए हम एक नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स के थ्रू समझेंगे क्योंकि इतना टॉपिक इतना सारा इसमें दिया गया है कि अगर उसको हम लोग अगर पढ़ते जाएंगे किताब वाइज तो आप लोग खुद से रीडिंग कर लेना और मैं क्या करूँगा इसको एक नोट्स के थ्रू समझाऊँगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि नोट्स के साथ। देखो, वाटर वैल्यूएबल रिसोर्स। ठीक है। तो जल अनमोल संसाधन, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। समाचार पत्रों में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले देखो, तो समाचार पत्रों में जल संकट की चर्चा होता है कि नहीं होता है? हम लोग रेगुलर देखते हैं, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है बहुत सारे औरतें एक दूसरे के साथ झगड़ा, बाल नोच रहे हैं, इस टाइप का हम लोग देखते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं देखते हैं। खासकर मैं महाराष्ट्र में कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ होता है, देखता हूँ कि सूख गया है। राजस्थान साइड में कुछ क्षेत्र है जहाँ पानी के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होता है। वैसे तो पूरे देश में इस टाइप का प्रॉब्लम है, कुछ कुछ जगह छोड़कर। देखो, प्रदर्शन आदि होता रहता है। और क्या होता है? बड़े बड़े पोस्टर, जल बचत के संदेश। और क्या होता है? बड़े बड़े पोस्टर में जल के बचत का संदेश दिया जाता है ना। और क्या दिया जाता है? और देखो क्या दिया जाता है। अब देखो इसके बाद देखो, पानी की उचित मात्रा विश्व के सभी लोगों को प्राप्त नहीं है। आपको शायद पता है कि नहीं है। आप सऊदी अरेबिया जो हम लोग के बगल में देश है, उसमें क्या है? रेगिस्तान एरिया है। क्या है? रेगिस्तानी एरिया है। तो वहाँ पर जो समंदर के पानी है उसको क्या किया जाता है? उसको प्यूरीफाई किया जाता है, फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि उन लोग के पास तेल है तो तेल के कारण उन लोग के पास ह्यूज पैसा आता है और उसको वो लोग प्यूरीफाई करने में उन लोग को थोड़ा उन लोग के पास पैसा भी है। लेकिन सोचो भारत में अगर इस ऐसा स्थिति होता तो कितना प्रॉब्लम होता। लेकिन भगवान की कृपा है कि हम लोग के पास पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसका सही यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो खैर, तो पानी की उचित मात्रा विश्व के सभी लोगों को प्राप्त नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ आपको पता होना चाहिए। इस संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? एक सभी राष्ट्र का, बहुत सारे देशों का एक ऐसा संघ है, हाँ, जिसको हम लोग UNO कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है? सभी देश एक साथ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम लोगों में क्या है, जो भी हम लोग का पूरे पृथ्वी का समस्या है उसको सॉल्व किया जाए। जैसे बहुत एक दूसरे देशों के साथ अगर युद्ध हो जाए तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसी प्रकार UNO मतलब विशेष करके संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्ष 2003 को क्या है? वर्ष 2003 को, अभी 2021 चल रहा है, काफ़ी दिन पहले, काफ़ी साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2003 को अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष मतलब मान के चलो, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल ऐसा नहीं कि कोई भी पानी। वैसे तो पानी हम लोग का 3 भाग पानी है, एक भाग हम लोग का क्या है? एक भाग जमीन है। तो समंदर का तो बहुत सारा पानी है, लेकिन क्या समंदर का पानी को हम लोग पी सकते हैं? स्वच्छ पानी हम लोग के लिए काफ़ी कम है, जो हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है। तो इसलिए 2003 को याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया गया। क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको इस टाइप से जी के टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब देखो उसके बाद क्या है? विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस क्या है? तो 22 मार्च, याद रखना। विश्व जल दिवस क्या है? 22 मार्च। ये मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा हूँ ताकि आप लोग बेहतरीन रूप से इसको याद कर पाए। ठीक है। वैसे तो किताब में बहुत कुछ लिखा गया। देखो, विश्व में क्या चिंता है कि 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी हो सकती है। ठीक है। कि विश्व में एक चिंता फैल गई है कि 1/3 से अधिक, आप समझ रहे हो 1/3 मतलब क्या? कि अगर टोटल विश्व में 3 भाग इंसान है, तीन भाग, तो उसमें 1 भाग को जल की कमी प्रॉब्लम होगी, जल की कमी होगी। एक बार क्या हुआ था, हम देख रहे थे न्यूज़ का, शायद मैं कितना सही हूँ या नहीं हूँ पता नहीं। क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका में एक बहुत बड़ा झील है। ठीक है। वो झील सूख गया था
और जिसके कारण पूरा सिटी को पानी का बहुत अभाव हो गया था। वो लोग चिंता कर रहे थे कि कब बारिश हो जाए, कब वो झील भर जाए। तो सोचो पूरा शहर एक झील के ऊपर टिका हुआ था। मान के चलो, ये मान के चलते हैं कि उसका सारा डिटेल्स मुझे मालूम नहीं। तो अगर कोई एक पूरा शहर, मान के चलो एक शहर, इंडिया में एक शहर पकड़ लेते, कलकत्ता पकड़ लेते हैं, कोलकाता पकड़ लेते, तो वो अगर एक झील के ऊपर, बड़ा सा झील है, मान के चलो अवेलेबल पानी है, अगर एक झील के ऊपर मतलब रहे और ये झील सूख जाए तो क्या हाल हो सकता है। इट्स टू डिफिकल्ट कंडीशंस। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी हो सकती है, ये विश्व की एक चिंता है। देखो जल की उपलब्धता, अब जल की उपलब्धता किस प्रकार होता है इसको समझते हैं। अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है। तो देखो अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि 3 भाग जो है, 3/4 भाग क्या है, जल है। मतलब अगर पूरा पृथ्वी 4 भाग में बांट दिया जाए तो उसका 3 भाग में सिर्फ पानी ही पानी है। पूरा पृथ्वी को अगर 4 भाग में बांट दिया जाए तो उसका 3 भाग में सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि देखो 97% जल क्या है, समुद्र में है। 97% जल क्या है, समुद्र में है। अब 2% जल क्या है, हिम शिखर के रूप में है। बेसिकली मतलब बड़े बड़े जो एवरेस्ट है हम लोग के पास, या मतलब अंटार्कटिका का जो इतना बड़ा एक प्रकार से हम लोग का द्वीप है, ठीक है, तो वो सब हिम शिखर के रूप में है ना। सिर्फ 1% जल जो है पेयजल है। तो आप सोच सकते हो जो पूरा पृथ्वी में इतना बड़ा पृथ्वी पे इतने सारे लोग रहते हैं, इतने करोड़ों करोड़, भारत में ही तो लगभग 135 करोड़ लोग हैं। चाइना में प्राय 150 करोड़ लोग हैं। इस प्रकार पूरे मुस्लिम देशों में लगभग 180 करोड़ जनसंख्या। तो सोच सकते हो कि कितना जो है, बाकी जो यूरोपियन कंट्री है उसमें कितना लोग हैं। तो लॉट्स ऑफ पीपल है। तो इस तरह से क्या है, लेकिन सिर्फ 1% पानी पेयजल के रूप में है। तो ये बहुत ही थिंकेबल बात है हम लोग के लिए। देखो क्या होता है, कुछ दिन पहले एक ग्रेटा नाम की एक लड़की है, काफ़ी कम एज की लड़की है। वो मतलब अभी क्या है कि ये पर्यावरण एक्टिविस्ट हो गई है, और वो थोड़ा ज़्यादा मतलब क्या फेमस हो चुकी है इसी कारण। तो खैर वो भी मतलब इस सब चीज़ के लिए बातें करती है, ठीक है। तो वो अलग अलग बात है। तो हम लोग सब क्या इस विषय में चिंतित है। तो खैर आगे देखते हैं क्या लिखे हैं हम लोग ने। तो देखो जल की अवस्थाएं, जल की अवस्थाएं। तो जल की अवस्थाएं क्या है, जल देखो ठोस रूप में हम लोग का मौजूद होता है। वो किस रूप में है, बर्फ तथा ओले के रूप में होते हैं। अब मान के चलो बर्फ रूप में तो हम लोग देखते हैं कि बर्फ तो हम लोग देखते ही है कि अगर आप हिमाचल प्रदेश चले जाओ भारत में, या आप अगर हिमालय की तरफ चले जाओ, तो वो तो देख ही पाते हैं कि किस तरह से बर्फ़ के रूप में जमा है। और इसी के कारण बहुत सारा नदियाँ भी बहती है। और ओलावृष्टि वगैरह हम लोग का होता है, ओला बारिश वगैरह होता है, तो उससे हम लोग को पता चलता है किस टाइप का होता है। अब देखो ये जल का एक ठोस रूप है, इसका एक ठोस रूप है। अब ओला से अगर किसी को मारेंगे तो उसका सिर भी फूट सकता है। तो खैर अब द्रव्य के रूप देखो, द्रव्य में क्या है, अब समुद्र में जो पानी है वो क्या है, द्रव्य रूप में है। झील में जो पानी है वो भी नदी, तालाब, जल के सामान्य अवस्था है। मतलब ये क्या है, द्रव्य सामान्य अवस्था। बेसिकली जल जो हम लोग को सामान्य अवस्था में मिलता है वो क्या है, हम लोग को द्रव्य अवस्था में मिलता है। और गैस में भी हम लोग को मिलता है कि अगर भाप, जैसे पानी जब गर्म होता है समुद्र वगैरह से, तो क्या होता है वो भाप बन के ऊपर हो जाता है, नदी, झील वगैरह से, तालाब वगैरह से, जो भी है। अगर वो मतलब क्या गर्म होता है तो भाप के रूप में होता है। हम लोग अगर चाय बनाते हैं तो वहाँ पर भी देखते हैं कि किस तरह से भाप बन रहा है। तो इस तरह से क्या है कि आप देखो, तो गैस के रूप में, मतलब जल वाष्प के रूप में है। जल के तीनों अवस्थाओं को रूपांतरण प्रकृति में जल चक्र के दौरान होता रहता है। तो बात समझ में आ गया कि जल चक्र के दौरान ये तीनों अवस्था में परिवर्तन होता रहता है। तो हम लोग जल चक्र को हम लोग का नीचे दिया गया है, उसको समझेंगे। तो जल की तीनों अवस्थाओं का रूपांतरण मतलब एक दूसरे रूप में जो वो चेंज होते रहता है, उसके प्रकृति में रूपांतरण प्रकृति में जो जल चक्र के दौरान होता रहता है। ये लाइन समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज़ को हम लोग समझते हैं कि क्या है यहाँ पर। तो देखो कि जल चक्र, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं वाटर साइकिल, पृथ्वी पर जल के आवागमन की क्रिया है। मतलब एक प्रकार से जल चक्र क्या है कि पृथ्वी का आवागमन मतलब क्या कि कोई तुम्हारे पास आ रहा है फिर जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो ये आवागमन का एक क्या है प्रक्रिया को हम लोग वाटर साइकिल
कहते हैं, मतलब जल, पृथ्वी पर जल का आवागमन की क्रिया, इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानेंगे आगे। अब देखो वाटर साइकिल को हम लोग जल चक्र कहते हैं, वाटर साइकिल को जल चक्र कहते हैं। तो देखो वाटर साइकिल, जल के विभिन्न स्रोत जैसे सागर, नदी, झील है, उसको क्या होता है, उसको हम लोग एरो मार्क करके दिखाए हैं कि जल के बाष्पी, जस्ट वेट, तो देखो जल का बाष्पीकरण, मतलब ये सब जो होता है सागर, नदी, झील वगैरह जो भी होता है, तो इसका क्या होता है, इनसे क्या होता है, जल का बाष्पीकरण होता है। तो जल का बाष्पीकरण और पौधे से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान क्या होता है, जल वाष्प मुक्त करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जल का जो वाष्पीकरण होता है किस टाइप से, जब हम लोग का गर्मी होता है, हम लोग के क्या गर्मी पड़ता है, तो इस दौरान क्या होता है, या किसी कारणवश जो हम लोग का वातावरण गर्म होता है, तो ये सब जगह से, सागर से, नदी से, इसके अलावा पौधे से भी वाष्प उत्सर्जन होता है। समझ में आया? पौधे से भी जल क्या होता है, वो लोग एक प्रकार से निष्कासन करता है, जल छोड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरे मात्रा में छोड़ता है, तो पौधे से भी एक प्रकार से वाष्पोत्सर्जन होता है। और ये सारी चीज़ क्या होता है, एयर के साथ मिल जाता है, हवा के साथ मिल जाता है। तो देखो आगे में क्या दिया है कि जो वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करता है, और यही जल वाष्प क्या वायुमंडल में जाकर क्या होता है, बादल का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि बादल क्या होता है, संघनित होकर, संघनित मतलब क्या होता है, ठंडा होकर, बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा तथा ओला के रूप में वापस चला आता है। तो क्या होता है, बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा और ओले के रूप में वापस आ जाता है। तो अब देखो एक क्वेश्चन बन जाता है, इसके क्वेश्चन देखो पेज नंबर जो है 267 शायद नहीं, मतलब ये अलग टाइप का है, ये पेज आप लोग भूल जाओ। जल चक्र का वर्णन करें, तो इस टाइप से क्या होता है कि हम लोग ये जो समझाए, इससे जल चक्र एक प्रकार से वर्णन हो जाएगा। लेकिन इसका लिखने का और भी बहुत बेहतरीन तरीका भी है, ठीक है, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ किस टाइप से है। तो देखो इस यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जल चक्र का वर्णन करें, तो देखो किस टाइप से लिखा है। जल के विभिन्न स्रोत जैसे सागर, नदी, झील आदि से जल बाष्पीकरण होता है। पौधे भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान जल वाष्प मुक्त करते हैं। ये सभी जल वाष्प वायुमंडल में जाकर बादल का निर्माण करते हैं। और क्या करते हैं, बादल संघनित होकर पृथ्वी पर बर्फ, वर्षा, ओला के रूप में वापस चला जाता है। वर्षा का अधिकांश जल भाग नदी नालों आदि से होता हुआ सागर में पहुंच जाता है कि नहीं। और वर्षा जल का कुछ भाग सिंचित होकर यह पुनः क्या होता है, यह मतलब कुछ भाग मतलब सिंचित हो जाता है, मतलब ज़मीन के अंदर चला जाता है, ठीक है, मतलब रिस जाता है। जैसे कोई भी पानी जो है अगर आप ज़मीन में फेंक दो तो वो क्या उसको शोषण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब देखो जल का पुनः चापाकल या नलकूप द्वारा सतह पर लाया जाता है कि नहीं। हम लोग देखते हैं नलकूप या हम लोग बोरिंग करके पानी को नीचे से ऊपर लाते हैं। पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, पौधे भी मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। इसी प्रकार प्रकृति में जल का चक्र चलता रहता है, और इसी प्रकार प्रकृति में जल का चक्कर चलता रहता है, इसी को ही जल चक्र हम लोग कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए हो जल चक्र क्या है, और इसको आप लोग अपने हिसाब से अपने और से भी लिख सकते हो, जिस टाइप से आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका हो, लेकिन बेहतर लिखने का कोशिश करना, पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, ठीक है।